हमें ये पता है कि अगर हमें फ्लोरा या फिर किसी फ़ौना को कंज़र्व करना है, तो हम उसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इन सितु कंज़र्वेशन, जहाँ पे हम ऑन साइट कंज़र्वेशन करते हैं। ऑन साइट कंज़र्वेशन का मतलब हुआ जो कि नेचुरल हैबिटेट है, उस फ्लोरा या फ़ौना का, हम उसे कंज़र्व करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फ्लोरा एंड फ़ौना है, वो भी कंज़र्व हो जाता है साथ-साथ में, ठीक है? अब दूसरा होता है हमारा एक्स सितु कंज़र्वेशन, जहाँ पे हम उस फ्लोरा या फ़ौना को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालते हैं, क्योंकि हो सकता है उसका नेचुरल हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, उसको हम ज़्यादा बेटर कंज़र्व कर पाएँगे अगर उसको हम किसी लैब में लेकर के आएँ, या फिर अगर हम उसके लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ू बनाएँ या कोई डिफरेंट इस तरीके की अ अ अ, एरिया या लोकेशन क्रिएट करें जहाँ पे हम उसे कंज़र्व कर सकें, ठीक है? रिलोकेशन जहाँ पे हम करते हैं, तो वो हमारा एक्स सितु कंज़र्वेशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें इन सितु कंज़र्वेशन की, तो इन सितु कंज़र्वेशन जब हमने बात की थी, तो इन सितु कंज़र्वेशन में हम 2 तरीके से बेसिकली कंज़र्व कर सकते हैं। या तो हम इसे नेशनल लॉ के अंडर में हम इन सितु कंज़र्वेशन किया जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल जो हमारे कन्वेंशंस हैं और हमारे लॉज़ हैं, उनके अंडर में हम इन्हें कंज़र्व कर सकते हैं। अब जो हमने अभी तक नेशनल पार्क हमने और एलिफेंट रिज़र्व इन सबको किया है, ये हमारे जो हैं, ये नेशनल लॉज़ के अंडर में हैं। ये हमारे आते हैं वाइल्ड लाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। और साथ ही साथ हमने और भी चीज़ों को देखा था, जैसे कि हमारे वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी हैं, ये भी जो है वाइल्ड लाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, यानी हमारे नेशनल लॉ के अंडर में इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारे सीआरज़ेड रूल्स हैं, हमारे कुछ हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हैं 1986, इनके अंडर में किया जाता है। ठीक उसी तरीके से उस पूरी लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट कंज़र्वेशन का तरीका है, वो है बायोस्फीयर रिज़र्व। अब बायोस्फीयर रिज़र्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिन हुआ था इसका बाय यूनेस्को, ठीक है? यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था मैब, या फिर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है? ये मैप प्रोग्राम कहलाता है और इसको लॉन्च किया गया था 1973 टू 74 में, ठीक है? अब ये जो स्कीम है, इसके अंडर में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है बाय यूनेस्को कि इसे पर्टिकुलर फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर बायोस्फीयर रिज़र्व, तो उसे ये कहा जाएगा कि ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व है, ठीक है? अब इसी के बाद ही क्या हुआ था कि 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया, ताकि एक नेशनल लेवल पे भी हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर कर सकें। और इस एक स्कीम लॉन्च की गई, जिस स्कीम को कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उसी नाम से। अब इसके अंडर में हमारे कुछ रिजर्व्स को डिक्लेयर किया जाता है, कुछ एरिया को डिक्लेयर किया जाता है, और फिर फर्दर अगर यूनेस्को को अगर कोई डिक्लेयर करना रहता है, तो वो उन डिक्लेयर्ड एरियाज़ में से अपने सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो भी क्राइटेरिया है डेज़िग्नेट करने का, उसे वो फ़ॉलो करता है। अगर उसे लगता है कि हाँ, ठीक है, इसको इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन देना चाहिए अंडर यूनेस्को, तो फिर उसे वो देता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अभी हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं जो नेशनल लेवल पे हैं। इनमें से 12 जो हैं वो मैब प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, ठीक है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को का है, उसमें इंक्लूडेड है। ये तो बात हो गई कि इनके क्रिएशन किस तरीके से होता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि पूरा जो बायोस्फीयर रिज़र्व है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बायोस्फीयर रिज़र्व का। बायोस्फीयर रिज़र्व में 3 एरिया होते हैं। एक होता है कोर एरिया, दूसरा होता है बफर ज़ोन और तीसरा होता है ट्रांज़िशन एरिया, ठीक है? अब कोर एरिया क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जो लॉज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे केवल आप देख सकते हैं एक लेटर एम लिखा हुआ, जिसका मतलब है मॉनिटरिंग। यहाँ पे केवल मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ पे टूरिज्म अलाउड नहीं किया जाता, यहाँ एजुकेशन अलाउड नहीं किया जाता, यहाँ रिसर्च अलाउड नहीं किया जाता। यहाँ पे जो जिस स्पीशीज़ को हम कंज़र्व कर रहे हैं, या फिर किसी भी एनिमल को हम लोग कंज़र्व कर रहे हैं, उसका जो कोर एरिया है वो यहाँ पे रहता है। वो इस एरिया में जहाँ कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा रहता है, उसको कोर एरिया बना दिया जाता है। ठीक है? अब बफर ज़ोन क्या होता है? बफर ज़ोन में कुछ टूरिज्म, रेज़िंग ऑफ एनिमल्स जो है वो अलाउड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो उनको ये अलाउ किया जाता है कि उनकी जो एनिमल्स हैं वो यहाँ इस एरिया में, बफर ज़ोन के एरिया में वो ग्रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टूरिज़्म भी अलाउड है, जैसे कि अगर आप किसी सफारी पे जाते हैं, आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाते हैं, या फिर आप कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको ये बफर ज़ोन मिलता है, जहाँ पे आप टूरिज़्म करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद एक ट्रांज़िशन एरिया रहता है। ट्रांज़िशन एरिया ये जो है,
इसमें आप ह्यूमन सेटलमेंट देख सकते हैं और क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो अलाउड रहता है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलाउड है, यहाँ पे सेटलमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है, बफर ज़ोन में सेटलमेंट ट्रांज़िशन एरिया में अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड है, ग्रेजिंग की जा सकती है बट सेटलमेंट जो है वो अलाउड नहीं, सेटलमेंट यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। अब कोर एरिया में अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। अब ये जो कोर एरिया रहता है, यही हमारा जो है किसी न किसी केस में या तो नेशनल पार्क रहता है, या तो टाइगर रिज़र्व रहता है, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड रहता है, जो कोर एरिया रहता है। अब इस कोर एरिया को अगर हम इन तीनों में से कुछ डिक्लेयर कर देते हैं तो इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। हालाँकि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको नेशनल पार्क में मिलती है, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है कि एक ही कोर एरिया जो है ये नेशनल पार्क भी डिक्लेयर्ड है और ये टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर्ड है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर्ड है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की। अगर यहाँ पे टाइगर भी है तो टाइगर रिजर्व को कहा जाएगा, इसके साथ ही साथ और भी एनिमल्स यहाँ मौजूद हैं और हमें उसे कंजर्व करना है उस पूरे एरिया को, तो हम उसे नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कि कोई पर्टिकुलर हमें स्पीशीज़ को कंजर्व करना है कि वहाँ पे टाइगर के अलावा भी कोई और स्पीशीज़ है जिसको हमें कंजर्व करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, कि घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आती है। तो यहाँ पे आपको पन्ना नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी मिल जाएगा और ये पूरा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी और पन्ना टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या हम कंज़र्व कर रहे हैं वहाँ पे उस एरिया में, ठीक है? तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है। यूजुअली जो हम नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व्स को पढ़ते हैं वो हम स्टेट वाइज़ पढ़ते हैं कि कहाँ पे है, और हमने ये भी साथ-साथ में देखा है कि कुछ-कुछ जो नेशनल पार्क्स हैं वो इंटर स्टेट भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग बात कर रहे थे पेंच की, ठीक है? तो पेंच जो है जो नेशनल पार्क है वो हमारा महाराष्ट्र में भी है, वो हमारा मध्य प्रदेश में भी है, और ठीक उसी तरीके से जब हम बात कर रहे थे कि संजय नेशनल पार्क की, तो वो मध्य प्रदेश में भी है और वो छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में जिसे गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है, नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं ये काफ़ी बड़े एरिया होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नेशनल पार्क 106 हैं, बट हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो 18 हैं नेशनल लेवल पे और 12 जो है इंटरनेशनली एक्रीडेटेड हैं बाय यूनेस्को। तो इन्हीं एक ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको हो सकता है 2-3 नेशनल पार्क्स भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अब आपका इंडिया जो है ये एरिया जो है ये तो एरिया आपका फिक्स है। अब इसी एरिया में आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है? तो ये तो बात हो गई बायोस्फीयर रिजर्व की। अब हमारे पास क्या बचता है बायोस्फीयर को लेकर के पढ़ने के लिए? अब हमारे पास बचता है मैप को पढ़ने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बायोस्फीयर में? एक तो हम ये एरिया पढ़ेंगे बायोस्फीयर कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? फिर इनके कुछ कोर एरियाज़ में कुछ नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिनके आपको नाम को याद रखना है, ठीक है? वो अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बायोस्फीयर रिज़र्व कहाँ-कहाँ पे हैं, ठीक है? पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और जहाँ पे आपको ये स्टार दिखेंगे, इसका मतलब है ये जो बायोस्फीयर रिज़र्व्स हैं ये यूनेस्को एक्रेडिटेड हैं, ठीक है? और जो बाकी जो बच रहे हैं जैसे जिनका नाम नहीं है, ये नेशनल लेवल पे हैं, ठीक है? बायोस्फीयर रिज़र्व्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक बार पहले हम लोग यहाँ पे एक बार नाम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके डिटेल में जाएँगे, हालाँकि कि इसके अंदर और कौन-कौन से जो नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर हम बात करें हमेशा की तरह, अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में चलें, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व हमें दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हमें एमपी में मिलता है, ठीक है? फिर उसके बाद कच्छ बायोस्फीयर रिज़र्व है, जो कि गुजरात में है, पंचमढ़ी है, वो हमारा मध्य प्रदेश में है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये स्टार को ध्यान देखते रहेंगे, ये यूनेस्को एक्रेडिटेड है, ठीक है? फिर अचानकमर अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इंटरस्टेट पे आता है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व जो है, ये 3 स्टेट के जंक्शन पे है, ट्राई जंक्शन पे है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ठीक है? फिर अगस्तमलाई है, ये हमारा केरल के अंदर में है। फिर गल्फ़ ऑफ मन्नार है, ये जो यहाँ वाला यहाँ पे श्रीलंका है, ये जो एरिया है मरीन एरिया, यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है? और ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। फिर आंध्र प्रदेश में हमें शेषाचलम हिल्स मिलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उड़ीसा में हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में है। फिर नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर मानस है असम में, नौकरेक मेघालय में है, सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है,
ठीक है? और ये शेषाचलम हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में है। मानस असम में है और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये भी असम में है, ठीक है? तो असम में आपको 2 दिख रहे हैं, एक मानस बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहा है और डिब्रू साइखोवा दिख रहा है जो कि नेशनल लेवल पे है, ठीक है? फिर दिहांग और दिबांग ये आपका अरुणाचल में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये सिक्किम में है, एक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तो बात हो गई बायोस्फीयर रिजर्व की। और हमारे अंडमान एंड निकोबार में एक है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे हमने नेशनल पार्क में हमने पढ़ा था कि कैम्पबेल बे नेशनल पार्क और गलथिया बे नेशनल पार्क, ये दोनों पार्क जो हैं इसके अंडर में आते हैं। अब हम लोग यही सारी चीज़ों को देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क जो हैं इन सारे बायोस्फीयर के अंडर में आते हैं, या कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, या फिर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इन सब के अंडर में आते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड मैप देखते हैं हमारा, जो कि यहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग हमेशा की तरह फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने अभी किया था। तो सबसे पहले हम लोग पन्ना को पढ़ते हैं। अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंदर आपको पन्ना नेशनल पार्क भी मिल रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी मिल रहा है, और गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे है, ठीक है? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है, फिर कीन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। कहाँ पे? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कच्छ की बात करते हैं। कच्छ जो है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो गुजरात में है। यहाँ पे एक कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है और एक वाइल्ड एस सेंचुरी है, ठीक है? फिर वहीं हम मध्य प्रदेश में एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपको बोरी सेंचुरी मिल जाता है, एक पंचमढ़ी सेंचुरी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। अब क्या किया गया है कि इन तीनों को कंबाइंड एरिया को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है? इन तीनों को साथ में मिला के। और ये तीनों जो हैं ये हमारे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो इन तीनों को कंबाइंड है। अब इन तीनों कंबाइंड क्यों है? क्योंकि टाइगर रेंज जो है वो हो सकता है कि इस सेंचुरी से लेकर सतपुड़ा नेशनल पार्क तक वो टाइगर जो है वो रोम करता हो, उसका जो एरिया है उसकी वजह से जो है ये पूरे एरिया को कंबाइन करके डिक्लेयर कर दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है? अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक है अचानकमर अमरकंटक जो है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आपको बॉर्डर पे दिखता है, ठीक है? और यहाँ पे इसके अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है अचानकमर अमरकंटक ही उसका नाम है, ठीक है? ए करके है, ठीक है? तो वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अचानकमर अमरकंटक के अंडर में है, और उसके कोर एरिया में ये जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे कोर एरिया वाले ज़ोन्स हैं, ठीक है? कोर एरिया में जितने नेशनल पार्क हैं ये सारी चीज़ें, ये सब कोर एरिया की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है कोर एरिया में कि ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलती है उस एनिमल को, या फिर उस रीजन में जो भी प्रोटेक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा कि कोर एरिया में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, वहाँ पे आप एजुकेशन नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते और वहाँ टूरिज्म नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, वहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? तो ये कोर एरियाज़ की बात हो रही है। अब फिर अगर हम अगली बात करें तो नीलगिरी की, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि हमने बात की कि ट्राई जंक्शन पे है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के ट्राई जंक्शन पे है, और यहाँ पे आपको मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है? ये एक हो गया अलग। ये है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया है। फिर वायानाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है। बांदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, अब आपको पता है बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है ये आपको कर्नाटका में मिलते हैं, ठीक है? बट क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा है तो कर्नाटका वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से नगर होल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है। फिर मुकूर्ती नेशनल पार्क है, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये भी जो है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें अगले बायोस्फीयर रिजर्व की तो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है? जो कि केरला में है। यहाँ पे एक नियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है? फिर एक है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर शेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम याद रखेंगे आप, शेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? फिर है कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है? ये भी अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में है। ये नाम आपको सुने हुए लग रहे होंगे अगर आपने नेशनल पार्क वाला वीडियो देखा होगा। इसके बाद जब हम लोग टाइगर रिजर्व करेंगे तो आपको फिर से ये सारी चीज़ें सुनाई देंगी। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खास तौर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगर अलग से कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसके ऊपर हम लोग एक बार फिर से एक वीडियो बना लेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो जो हैं उनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है?
अब फिर अगला जो हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे आपको मन्नार मरीन नेशनल पार्क इसके कोर एरिया में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लगे हाथ इसको देख लेते हैं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके जो कोर एरिया है उसके कोर एरिया में आपको कैंपबेल बे नेशनल पार्क मिल जाएगा और गलतिया बे नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें शेषाचलम हिल्स की, तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेशनल पार्क में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने केवल ये पढ़ा था। और इसके जो कोर एरिया है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के, यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसी नाम से, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कोर एरिया में शेषाचलम हिल्स के। ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की, जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, और उसके अंडर में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आता है, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में है सिमलीपाल के। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। फिर अगर हम नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस में सुंदरबंस जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे आपको सुंदरबन नेशनल पार्क भी मिल जाता है, जो कि कोर एरिया में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है। सजने खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये नाम याद रखेंगे, हेलिडे और लोथियन जो है ये सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आते हैं। अब अगर हम नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, इसका जो कोर एरिया है वो नोकरेक नेशनल पार्क डिक्लेयर है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें मानस की, तो मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस टाइगर रिजर्व भी है और मानस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो ये सारे कोर एरियाज़ में उसके हैं। अब डिब्रू साइखोवा की अगर हम बात करें, जो कि असम में है, मानस भी असम में था। और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है इसके कोर एरिया में है। फिर दिहांग और दिबांग की बात करें तो यहाँ पे जब हम लोग अरुणाचल की बात करें, जब हम लोग नेशनल पार्क पढ़ रहे थे तो हमने मॉलिंग नेशनल पार्क पढ़ा था, और साथ साथ में हमने ये भी बात की थी कि हमें किसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें मुरलेन नेशनल पार्क के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है और मोलेम के बीच में नहीं कंफ्यूज होना है। मोलेम कहाँ पे है? गोवा में है, मांडवी रिवर पे है, और जो मुरलेन है वो मिजोरम में है। ठीक है, वो याद रखेंगे। और मॉलिंग नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल में है, ये आपको ध्यान रखना है। और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये दोनों कोर एरिया बनाते हैं किसका? दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है। फिर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे एक कोर में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी डिक्लेयर्ड है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हमको नंदा देवी नेशनल पार्क मिल जाता है, जो कि कोर एरिया में, और साथ ही साथ वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है ये भी उस कोर एरिया में पड़ता है। ठीक है। फिर अगर हम फाइनली बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें लास्ट, तो वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके जो कोर एरिया हैं, इसमें है आपको किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पिन वैली नेशनल पार्क। ये सारे कोर एरियाज़ में जो है वो कोल्ड डेजर्ट के कोर एरियाज़ में ये पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको सारे नेशनल पार्क नहीं दिखेंगे। अब कोई नेशनल पार्क हो सकता है इंडिविजुअली हो, जैसे कि यहाँ पे हेमीस नेशनल पार्क है। ठीक है, लद्दाख में हमने जाना था। जम्मू कश्मीर में हमने 3-4 नेशनल पार्क पढ़े, जैसे सलीम अली नेशनल पार्क है वहाँ पे, किश्तवाड़ है और काजीनाग नेशनल पार्क है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको किसी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं मिल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनके अंदर में क्या-क्या है हमने वो पढ़ा। ठीक है। इसके अलावा भी इनके बाहर भी नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड हैं, उनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इनके बाहर भी टाइगर रिजर्व भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर में ही रहता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई सारे बायोस्फीयर रिजर्व की जो हमने अभी यहाँ पे की। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आपको बेहतर याद रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइगर रिज़र्व को। ठीक है?